आज हम सिविक्स का दूसरा चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रखने जा रहे हैं। वो है संघवाद। यानी आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है फेडरलिज्म। यह सेकंड चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। फेडरलिज्म क्या है? सबसे पहले इस संदर्भ में हम बात करते हैं तो इसका परिचय, फेडरलिज्म का परिचय के लिए हम आगे बढ़ते हैं फेडरलिज्म में, जिसके ओवरव्यू आपके सामने स्क्रीन पर है। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर हम फेडरलिज्म या संघवाद कहते हैं। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों के साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। इस लेसन के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है, जो आपको समझना है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिरी में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन। तो चलिए चलते हैं इस सफर पे। सबसे पहले जो हमारे पास तथ्य है वो है व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा, बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी एक महत्वपूर्ण तथ्य था और प्रांतीय अधिकारों में जो इंक्रीजमेंट दिखाया गया वो भी महत्वपूर्ण था। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उसकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए, जो इनको अधिकार दिया गया, इन अधिकारों के लिए केंद्र इसके प्रति जिम्मेवार था। सन 1993 के इस बदलाव की वजह से बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था ही थी, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे शक्ति संग्रहित थे। श्रीलंका को अगर देखा जाए तो तमिल नेता जो वहाँ के थे, यहाँ पर आप मानचित्र से देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। श्रीलंका की बात हम कर रहे थे, तो श्रीलंका में जो तमिल नेता थे वो चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था को दो स्तर पर इसको हम देख सकते हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होता है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य के प्रांतों के सरकार की स्तर आती है, जो शासन के दिनानुदिन कामकाज को देखती है। सत्ता की इन दोनों स्तरों की सरकारें अपनी अपनी स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट दिखाई पड़ता है। जो संघीय शासन व्यवस्था है एकांकिक शासन व्यवस्था से ठीक उलट दिखाई पड़ता है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय सरकार में जो व्यवस्थाएं होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश दे सकती है।
राज्य सरकारों के पास अपनी शक्ति होती है और उसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होता है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के प्रति होती है, जनता के प्रति होती है। तो आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। आगे चलते हैं। इसमें जो आगे तथ्य हमारे सामने आता है फेडरलिज्म का, वो ये है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को अगर देखें तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अगला है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से एक सरकार का दूसरे सरकार के साथ टकराव की कोई संभावना नहीं बनती है। इसके 7 पॉइंट जो हैं वो ये कह रहा है कि इस प्रकार संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। इस कारण से हम अगर देखें तो संघीय व्यवस्था का गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था, ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म की होती है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। जो संघ बने हैं, उस संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता का साथ रखते हैं, यानी कि संप्रभुता उनके अपने पास होते हैं। अपनी अलग अलग पहचान को वो बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण इस तरह का हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ इस तरह की व्यवस्था हम स्विट्जरलैंड में भी देख सकते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं कहलाती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस तरीके का जो व्यवस्था है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है, जिसमें कि जो राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनकी अपनी संप्रभुता होती है। अमेरिका में जो 13 उपनिवेश थे जो अलग अलग था, वो सब एक होकर के एक यूएसए का निर्माण किया, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। इसलिए आप देखिए, जब आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सभी राज्यों की अपनी संप्रभुता है। आगे चलते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना
भी एक फेडरेशन है। राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा भी हो जाता है इसमें। इस तरह का बंटवारा भारत में हमें दिखता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाए तो संप्रभुता जो है वो केंद्र के पास होती है, संप्रभुता राज्यों के पास नहीं होती है। इस तरह से ऐसी व्यवस्था में, इस तरह के फेडरेशन में अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट जैसी कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आपको ये देखना जरूरी है कि कमिंग अप फेडरेशन जो है, कमिंग अप फेडरेशन में कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है अपेक्षाकृत होल्डिंग फेडरेशन में। अमेरिका में जो कमिंग अप फेडरेशन है वहाँ पर उसके जो भी देश हैं जो एक साथ मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किए हैं, संप्रभुता उनके पास है, इसलिए वो आसानी से संघ टूटने पर अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करें जहां होल्डिंग फेडरलिज्म है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संप्रभुता राज्यों के पास नहीं है। जैसे बिहार, यूपी, इन सब के पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता है तो केवल केंद्र को, दिल्ली सरकार को है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर भारत को हम फेडरल कंट्री कैसे कर सकते हैं, यानी व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। We have already seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face too many problems of managing diversity. देख चुके हैं हम। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहां बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। तो इस तरह की इस स्थिति है यहाँ पर यह फेडरेशन लागू करने में कितनी परेशानी हो सकती है।